बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुरामंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। क्या इमरान खान ने स्टेट बैंक को आईएमएफ के हाथों बेच दिया है? इमरान खान आखिर किसके एजेंट हैं? जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और चीफ जस्टिस कहां हैं? ये नाज़रीन वो मुख्तलिफ मैसेजेस हैं जो गुज़श्ता 3 से 4 दिनों में मुझे मेरे सुनने वालों, देखने वालों की जानिब से जो है वो भिजवाए गए हैं। मुझसे सवाल करने वालों की जानिब से भी भिजवाए गए हैं। लोग जो हैं वो इस हवाले से बड़े कंफ्यूज हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की जो है वो बातें चल रही हैं। लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये को आज का जो वीलॉग है नाज़रीन, ये मेरे मुस्तकिल जो सुनने वाले हैं उनकी डिमांड पर बनाया गया है और गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा है और ख़ास तौर पे नवाज लीग का जो सोशल मीडिया सेल है और इमरान खान के जो मुखालिफ सियासतदान हैं उनकी जानिब से इस इशू को जो है वो बार बार उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान ने स्टेट बैंक को आईएमएफ के हाथों जो है वो बेच दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक वायसराय बन जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अब स्टेट बैंक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की बजाय आईएमएफ को जवाबदेह होगा। नाज़रीन, ये आपकी डिमांड के ऊपर वीडियो बनाया जा रहा है, बनाई जा रही है। इसकी ड्यूरेशन कुछ थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। हौसले से आपने ये सारा सुनना है, तब आपको सारा मामला समझ आएगा। आपको मैं इस मामले के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। अगरचे मुझे इस बात का अंदाजा है कि इस तरह की जो एकेडमिक इश्यूज हैं, अगर उनको टेक्निकल जुबान में समझाने की कोशिश की जाए, एकेडमिक जुबान में समझाने की कोशिश की जाए तो व्यूज बड़े कम आते हैं। लेकिन खैर, हम ठहरे मजदूर रिपोर्टर, हम अपना ये काम जारी रखेंगे। लोग मिसाले वाली खबरें देकर जो है वो मिलियंस में व्यूज हासिल करते हैं, लेकिन हमारा मतमा नजर ये है कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्म करने के साथ साथ आपको एजुकेट भी करेंगे। और जितना आपकी जानिब से फीडबैक मिलेगा इस हवाले से, जितने इसके व्यूज आएंगे, जितने आप इसको पसंद करेंगे, जितना आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे, उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा कि इस हवाले से मजीद इश्यूज को भी जो है वो टच कर लिया जाए। तो बात हम आगे की जानिब जो है वो बढ़ाने जो है वो आपको बढ़ाते हैं आगे की जानिब सारा, लेकिन आपको ये सुनना पड़ेगा। इसका दौरानिया जो है वो थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। और खास तौर पर ऐसे मौके के ऊपर कि जब इसहाक डार, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, खाकान अब्बासी और मुसद्दक मलिक जैसे लोग जो कि नून लीग के अरुस्तु कहलाते हैं, वो भी इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और आखिर क्यों कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मकसद क्या है, इसलिए यह सारा मामला जो है वो आपको तफसील से समझाना पड़ेगा। मामला शुरू करते हैं नाज़रीन। मामला कुछ यूं है कि पहले आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में कुछ अहम तरीन ओहदे हैं, जैसे सदर पाकिस्तान जो कि पाकिस्तानी रियासत के सरबराह हैं, मुसल्लह अफवाज के भी सुप्रीम कमांडर हैं, एक अहम तरीन ओहदा है पाकिस्तान का। और उनको हटाने का एक पूरा तरीकाकार है कि किस तरह से पार्लियामेंट के जो है उनका मुआवजा कर सकती है, कैसे उनको हटाया जा सकता है। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं, उसके बाद लोग उन्हें कौमी असम्बली के अंदर मुंतखब करते हैं। उनके हटाने का भी एक तरीकाकार है, आइन ने दिया हुआ है कैसे जो है पार्लियामेंट के उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद से उन्हें हटाया जा सकता है। अभी उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, अदलिया पाकिस्तान का अहम तरीन इदारा है। और इसमें चीफ जस्टिस को या किसी भी जज को जो कि आम जस्टिस होता है, चाहे किसी हाई कोर्ट का ही हो, उसको हटाने का एक तरीका कार है। सदर या वज़ीर आज़म या जुम्बिश कलम उसको नहीं हटा सकता, उसका एक पूरा हटाने का तरीकाकार जो है वो दिया गया है आइन और कानून के अंदर। और उसी तरीके से उनका एक अपना इंटरनल निज़ाम भी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कुछ अर्सा पहले तक हुकूमतें खुद अपनी मर्जी से तैनात कर दिया करती थी, इसमें तब्दीली आई, पार्लियामेंट का इसमें हिस्सा आया, अपोजिशन के साथ मिलकर वज़ीर आज़म अब इसको तैनात करता है। पूरी इसके अंदर एक कायनी तरमीम हुई। इससे पहले माजी में इल्जामात भी लग जाया करते थे। आर्मी चीफ, जी बिल्कुल, आर्मी के अंदर ही से प्रमोट होके आते हैं। 3 या 4 जर्नैल प्राइम मिनिस्टर के सामने आते हैं, वजारत दिफा वो लिस्ट देती है और उन्हीं में से एक बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुंतखब करते हैं, चुनते हैं और उसको जो है वो आर्मी चीफ लगा दिया जाता है। लेकिन उसका भी एक बाकायदा तरीकाकार है। अगरचे ये इख्तियार हासिल है वज़म जो है पाकिस्तान को कि वो आर्मी चीफ को बदल दें, हटा दें, लेकिन उनकी भी एक मुद्दत दी गई और अभी जब उनकी मुद्दत बढ़ाएगी, आपको याद होगा किस तरह अदालतों ने यह मामला पार्लियामेंट को भेजा और पार्लियामेंट ने तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इस मामले को तय किया और उनकी मुद्दत में इजाफा किया बाजवा साहब की। DJSI इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और माजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल ये लगाते रहे, लेकिन इसका भी एक पूरा तरीकाकार है। इनर सर्कल एहतसाब का अंदर मौजूद है। अगर DJSI के अंदर कुछ लोग अगर गलत काम करते हैं तो ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ISI खुद उसके हवाले से फैसला करती है। फौजी जर्नैल अगर कुछ करते हैं या एहतसाब की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि ये सारा मामला आपको तब समझ आएगा जब ये सारी चीजें आप बैकग्राउंड आपका क्लियर होगा कि मैं आपको लेके किस तरफ जा रहा हूं और ये आईनी तरमीम क्यों लाई गई है। तो
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, DGISI, ये तमाम किस्म के जो ओहदे हैं, एक तरह से इन अ वे कहा जा सकता है कि ये ऑटोनोमस भी इनका एक अपना किरदार है, खुद मुख्तारी है रियासत पाकिस्तान के अंदर। ये तमाम इदारे किसी सेंस में पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं, किसी सेंस में जो है वो अदलिया को जवाबदेह हैं, कहीं ये अपने इनर सर्कल में एक दूसरे को जवाबदेह हैं, जैसे अदलिया जो है वो चीफ जस्टिस और आर्मी जो है वो आर्मी चीफ। तमाम इदारे जो हैं वो इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं और दुनिया ने ये सिस्टम इवॉल्व किया है डेमोक्रेसी का इसी तरह से। अब समझ लें दो अहम तरीन और ओहदे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये ओहदा उतनी ही अहमियत का हामिल है। पहले ये समझ लें कि होता क्या है, स्टेट बैंक का गवर्नर या स्टेट बैंक का काम क्या है, फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक। 5, 6, 7, 8 सफात मेरे सामने है और मैंने आज गुफ्तगू इसलिए की है कि पहले मैं बिल देख लूं जिसके ऊपर बात हो रही है ना। काबीना के अंदर एक्चुअली ये बिल पास हुआ है जिसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2021, जो कि बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 है, उसमें तरमीम का बिल है। मैंने कहा हवा में बात नहीं करूंगा, लोग हवा में बात कर रहे हैं। आज मैंने इसको देखा, पढ़ा। अब अल्लाह करे कि इस थोड़े टाइम के अंदर ये तमाम सफात जो मैंने आपके लिए नोट्स तरतीब दी हैं वो मैं इस टेबल पे मैंने सजाए हुए हैं, वो मैं आप तक पहुंचा दूं। लैपटॉप भी सामने है, कुछ खबरें भी खुली हुई हैं इस हवाले से। तो मैं ये बता रहा था कि फंक्शन इसका कितना अहम है कि कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी, इशूइंग नोट्स, नोट इशू करता है। ये नोट जो इस वक्त जो है वो मेरे जेब में भी शायद मौजूद हो, मैं आपको समझाऊं कि ये कितना जो है वो नाजुक और अहम तरीन काम है। अब ये देखिए, एक नोट है, ये 1000 रुपए का। इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, रजा बाकिर गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान हामिल अज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। ये 500 का नोट है। इससे पहले तारिक बाजवा साहब के दस्तखतों से इशू हुआ और इसमें भी हामिल अज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। ये 100 रुपए का नोट है। रजा बाकिर साहब मौजूदा स्टेट गवर्नर जो बैंक के जो गवर्नर है उनके दस्तखतों से इशू हुआ, हुकूमत पाकिस्तान को जमानत पर अदा करेगा। 50 का नोट रजा बाकिर हुकूमत पाकिस्तान को अदा करेगा। ये इतना आसान मामला नहीं है। इसको समझ लीजिए कि करेंसी, मुल्की करेंसी जिससे आप सब कुछ खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, ये सारा मामला उसके साथ जुड़ा हुआ है कि कितने अहम तरीन ओहदा है गवर्नर स्टेट बैंक का। आपको समझाने के लिए मैंने ये नोट दिखाए हैं ताकि आप सारे इस मामले को समझ सकें कि खुद मुख्तारी या ऑटोनोमस क्या दी जा रही है, तरमीम क्या आ रही है जी। तो गवर्नर स्टेट बैंक ये सारे काम करता है। क्रेडिट मनी को वो कंट्रोल करता है, वो कस्टोडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो बैंक के लिए लास्ट रिजॉर्ट, जो निजी बैंक है उनके लिए आखिरी सहारा भी होता है अगर बैंक करप्ट हो जाए। फिर बैंक रिजर्व्स होते हैं, डॉलर का एक्सचेंज रेट वो तय करता है। ये तमाम अहम तरीन उसके फंक्शन है और फिर सबको तनख्वाहें भी वो देता है। ये देख लीजिए, चाहे आर्मी चीफ है, पैसे या और सारी जो सर्कुलेशन है वहीं से आती है ना, यानी माली मामलात वो देखता है। अब माली मामलात जो है वो उसके लिए, ये बाकी तमाम इदारे तो ऑटोनोमस हैं, लेकिन इस इदारे के साथ 1956 से लेके अब तक क्या हुआ, 90 में भी इसके अंदर तरमीम की गई। 90 की दहाई के अंदर बेनजीर और नवाज शरीफ के एतबार में उस वक्त भी कुछ इसी किस्म की बातें जो है वो लोगों ने की थी, लेकिन कुछ तरमीम उस हद तक नहीं लेकर गए जो जरूरी थी, जो करनी चाहिए थी। अब ये क्यों हो रही है, इसकी रीजन जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अच्छा, वापस आते हैं जनाब आप इस मामले की तरफ। जो मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली इंपॉर्टेंट कितना होता है ताकि आपको बैकग्राउंड का अंदाजा हो। अब मैं आपको ये बताता हूं कि स्टेट बैंक के हवाले से जो कानून है उसमें तरमीम क्या की जा रही है, ठीक है जी, ताकि आपको मामला सही तरह से समझ आए। अच्छा, तरमीम जो बिल मैंने ये सारा स्टडी किया उसके बाद मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसको तरमीमी बिल 2021 कहा गया है। ये कैबिनेट में अभी अप्रूव किया और मजे की बात यह है कि पार्लियामेंट में भी लाया जाएगा। ये कोई हुकूमत ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज नहीं कर रही या बिल्डोज करके सादा अक्सरियत के साथ भी नाफिज वो नहीं कर रही। ये क्योंकि आइन के अंदर तरमीम नहीं है, ये कानून के अंदर तरमीम है और हुकूमत इसको सादा अक्सरियत के साथ कर सकती है। इसके लिए 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए। और अब हुकूमत के पास कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी सादा अक्सरियत मौजूद है, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बावजूद उसको पार्लियामेंट में ला रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन बिल बैठे, इसकी नोक पलक संवारे, इसको कमेटी में भी भेजा जाएगा और आराम से पूरा वक्त दे रही है, क्योंकि ये स्टेट बैंक में भी एक शर्त रखी हुई है डेफिनेटली, जिसके ऊपर शोर भी इसीलिए ज्यादा हो रहा है। शोर इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि जो है वो IMF की ये शराइत के अंदर शामिल है और माजी में भी हम उनकी कई शराइत पूरी करते आए हैं, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम उनसे 2-3 साल के लिए इस मामले को समझिए। होगा क्या, जैसे इस्लाहात भी जो है वो पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात बैरूनी NGOs के कहने के ऊपर कही हुई हैं, तालीमी इस्लाहात भी बाहर के लोगों के कहने के ऊपर कही हुई हैं। ये भी कुछ मुआशी इस्लाहात हैं। हम क्योंकि उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बार बार हम कर्जा लेते हैं मजबूरन, जो हम लेते रहे हैं, इसलिए ये उनकी शराइत में शामिल है। लेकिन ये नहीं है कि इसको कोई यकजुम्बिश कलम एक फर्द वाहिद जो है वो नाफिज करने जा रहा है। इसको पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पेश किया जा रहा है। अब तरमीम क्या है,
तरमीम, सबसे पहली तरमीम यह है कि अब तक इसके 3 किरदार जो रहे हैं ना स्टेट बैंक के, उसमें एक था जी मुआशी तरक्की की कोशिशों में हुकूमत को मदद देना। इसको अभी तक टॉप प्रायोरिटीज के ऊपर रखा हुआ था। मुआशी तरक्की में क्या है, हुकूमत जब उनसे पैसे मांगे, नोट वगैरह मांगे कि हमने ये प्रोजेक्ट लगाना है, हुकूमत की प्रोजेक्ट में मदद करे, वो हुकूमत को उधार भी दे दे, हुकूमत को कर्जा दे दे, हुकूमत के लिए नए नोट भी छाप दे, ये पहला उसका काम रखा गया था। फिर मालियाती इस्तेकाम और डॉलर का एक्सचेंज रेट दूसरे तीसरे नंबर पे, और फिर आखिर में कीमतों का इस्तेकाम मुल्क के अंदर और महंगाई पर कंट्रोल। जी बिल्कुल, अब जो तरमीम है वो सुन लीजिए, इसमें उनको उलट कर दिया गया है। इसके जो 3-4 बुनियादी फंक्शन अब रखे जा रहे हैं नई तरमीम के मुताबिक, पहला काम स्टेट बैंक का ये होगा कि वो महंगाई पर कंट्रोल करेगा, मुल्क में कीमतों के ऊपर जो इस्तेकाम है वो बरकरार रखेगा अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के जरिए, बैंक एक्सचेंज रेट के जरिए। डेफिनेटली सबको इस बात का पता है, जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है वो जानते हैं, जिनको नहीं पता वो जान लें कि जब मुल्क में महंगाई की एक वजह यह भी होती है, इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ता है जब नोट छापे जाए जाते हैं मसनूई तरीके से, लोगों की जब कंजम्पशन बढ़ाई जाती है, या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो लगाए जाते हैं नोट छाप के पैसा मुल्क में ज्यादा दिखाने के लिए, उसका जो है वो नुकसान आम शख्स बर्दाश्त करता है महंगाई की सूरत, जब डॉलर का रेट जो है वो ऊपर जाता है। ये अक्सर आपने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में भी सुना होगा। अब पहला काम स्टेट बैंक को इन तरमीम के तहत ये दिया जा रहा है कि वो महंगाई पर कंट्रोल करेगा, यानी कीमतों में इस्तेकाम लाएगा। दूसरा उसका काम होगा मालियाती इस्तेकाम, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, डॉलर एक्सचेंज रेट के बैंकों के साथ इंटरेस्ट रेट क्या होगा और उसको खुद से वो फैसला करेगा। उस हवाले से माजी में कई गवर्नर छोड़ के जा चुके हैं कि हुकूमत उन्हें फैसला नहीं करने देती थी और दबाव डालती थी, इसकी कई मिसालें रही हैं माजी की हुकूमतों में। एक्सचेंज रेट भी जो है वो ये खुद से ओपन मार्केट के साथ मिलकर जो है वो तय करेगा, हुकूमत की तरफ से भी जोर जबरदस्ती नहीं होगी, जैसा कि माजी में इसहाक डार साहब की जानिब से जारी रही। और तीसरे नंबर पे इसको मुआशी तरक्की की कोशिशों में मदद देने के लिए रखा गया है कि हुकूमत की ये मदद करे। और फिर उसमें भी अहम तरीन बात यह है कि स्टेट बैंक इस तरमीम के तहत अब हुकूमत को उधार नहीं देगा एक टेलीफोन कॉल के ऊपर, या नोट नहीं छापेगा। पहले माजी में यह होता था कि सिर्फ वजीर खजाना की एक कॉल, यानी इसहाक डार साहब जैसे लोग जो कि जाती मुलाजमीन थे शरीफ बरादरान के, और जो मुल्क को जाती कारोबार की तरह अपने जाती कारोबार में इजाफे के लिए चला रहे थे, और मुल्क को इस तरह से वो चला रहे थे कि जैसे जो है एक टेलीफोन कॉल के ऊपर कि जैसे उनकी खाला जी का बेड़ा हो। जी बिल्कुल, मासी बेड़े की तरह वो चला रहे थे। अब स्टेट बैंक हुकूमत को उधार नहीं देगा, चे जाए कि इसका एक तरीकाकार तय किया जाएगा जो कि पार्लियामेंट ही तय करेगी, नोक पलक इसकी सवारेगी। पहले नंबर पर क्या था, पहले यह था कि मेट्रो बना लें, मोटरवे बना लें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना लें, लगा लें, हाउसिंग के कर लें, कर्जा स्टेट बैंक से लेते जाएं, लोगों को दिखाएं जी ये डेवलपमेंट हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, और वो कर्जा वापस बड़े इंटरेस्ट रेट के साथ भी करना पड़े, और उसके साथ साथ डॉलर का जो रेट है उसको भी मसनूई तौर पे कंट्रोल करना पड़े, और फिर एकदम से वो बढ़ जाए जैसा कि अभी हुआ, एकदम से वो बढ़ जाए और उसके बाद महंगाई का एक तूफान आ जाए। ये मेरे दोस्त वकार मलिक भी आपको अपने मैंने उनका वीलॉग देखा है, उन्होंने भी एक अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। मैं एक डिफरेंट वे से तरमीमी बिल को साथ लेके आया और आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या जो है वो तब्दीलियां हुकूमत ला रही है। अगला मामला जो अहम जिसके ऊपर शोर हो रहा है कि नैब और FIA गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा जो स्टेट बैंक के गवर्नर होंगे, डिप्टी गवर्नर और डायरेक्टर्स होंगे। अब इसमें बड़ी मुनाफकत है, बड़ा शोर है। एक तरफ तो अपोजिशन कहती है जी नैब को कार्रवाइयां बंद कर देनी चाहिए, अभी कुछ ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी हुई, शहबाज शरीफ के जो करीबी थे उस वक्त भी उन्होंने कहा जी ये उनको सजा दी जा रही है शहबाज शरीफ के करीब होने की। एक तरफ तो ये कहा जाता है जी कि मुआशी पहिया जो रुक जाता है नैब जब कार्रवाइयां करता है इस कानून के अंदर। जी बिल्कुल, नैब और FIA को पहले नैब और FIA इनमें मुदाखलत, हुकूमत इनके जरिए ब्लैकमेल करवाती थी, मुदाखलत करती थी इनके जरिए कि ये इंटरेस्ट रेट रखते हैं, ये वाली पॉलिसी दे दें, फलां दे दें, अपनी मर्जी के बंदे आगे लाती थी, इंक्वायरियां इनकी खुल जाती थी, काम नहीं होता था, बरसों जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो चीजें दबी रहती थी, और स्टेट बैंक जो है वो खुद से अपना काम नहीं कर सकता था, स्कोप से कि नैब आ जाएगा, FIA आ जाएगी। और जरी पॉलिसी और मालियाती पॉलिसियों में अगर नैब और FIA अगर उन्हें गाइड करेगी तो कैसे वो काम करेगा। अब इसको यूं समझ लीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी जज का मामला होता है तो नैब और FIA आती है? क्या पाक फौज के अंदर को मामला होता है तो नैब या FIA आती है? ठीक है जी। क्या इलेक्शन कमीशन के अंदर को मामला होता है तो नैब और FIA आती है? समझिए इस मामले को मैं क्यों लिंक कर रहा हूं सारी चीजों को। सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला हो, इलेक्शन कमीशन में, आर्मी में, ISI में कोई मामला हो तो क्या वहां पे नैब और FIA आती है? अब आपका सवाल ये होगा जी सियासतदानों पे क्यों आती है? क्योंकि वो अवाम सरकारी मुलाजिम नहीं है, अवाम के वोटों से मुंतखब हुए हैं, अवाम को जवाबदेह हैं, इसलिए वो नैब और FIA का कानून उनके ऊपर लागू होता है। उसके ऊपर भी बात चल रही है अभी कि उसको कैसे बेहतर किया जाए, चीजें ऐसे ही बेहतर होती हैं। इसलिए
इसको भी ऑटोनोमस बॉडी बनाने के लिए, ताकि ये अपनी मर्जी से फैसले करे। नैब और एफआईए का डर जो है वो खत्म किया गया। पहले क्या होता था, गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर खजाना जो है वो बराबर एक राब्ते के तहत ना आपस में काम करते थे, एक टेलीफोन कॉल के ऊपर, हाँ जी ये करना है वो करना है, हाँ जी। और सेक्रेटरी उसका मेंबर होता था माजी में, अब सेक्रेटरी को अलहदा कर दिया गया है। ये नहीं कि जो वजारत खजाना का सेक्रेटरी जो कि वजीर के अंडर होता है वो भी एक कॉल करता था, बोर्ड का रुकन होता था और अपनी मर्जी के फैसले कराता था, ठीक है। और जो वजीर खजाना का जवाबदेह होता था, यानी सोचिए इसाक डार का सेक्रेटरी, वजारत खजाना का सेक्रेटरी फोन करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर हो और अपनी मर्जी के फैसले कराए, उससे क्या बेहतर नहीं है कि कोऑर्डिनेशन के साथ फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी वजीर खजाना के साथ उसकी तय हो, पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ। लेकिन ये सिर्फ तजवीज़ या राय दें, फैसला वो पार्लियामेंट के साथ मिलजुल कर और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के जरिए करें। ये इसके अंदर एक और अहम तरीन तरमीम जिसके ऊपर शोर है। अच्छा, अगली बात क्या है, मौजूदा कानून में स्टेट बैंक से कर्जा लेकर हुकूमत महंगे तरक्याती मंसूबे लगाती है, महंगे तरक्याती मंसूबे जो नवाज शरीफ हुकूमत लगाती रही है माजी में। अब तरमीम के बाद हुकूमत को कर्जों की फराहमी इनके लिए नहीं होगी तो उसका एक पूरा तरीकाकार होगा। और फिर सबसे बढ़कर एहतसाब का दाखिली निज़ाम लागू होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में एहतसाब का दाखिली निज़ाम लागू है। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी में दाखिली निज़ाम लागू है, इलेक्शन कमीशन में दाखिली निज़ाम लागू है, पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी है, दाखिली निज़ाम लागू है। और ये पब्लिक मनी में अगर कोई मामला होता है पार्लियामेंटेरियन की, तो वहां नैब और एफआईए आते हैं और वो खुद कह रहे हैं कि उनको नैब और एफआईए के उससे निकालें, और दूसरी जानिब यहां पे वो मुनाफकत करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इनका भी एहतसाब का दाखिली निज़ाम लाया जा रहा है और उसके ऊपर भी चेक होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। वैसे नहीं होगा, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही वो निकल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जहां पर तमाम अपने लोग अपनी चीजें लेके जाते हैं, फैसले लेके जाते हैं। अगली बात, आईएमएफ की शराइत की वजह से क्योंकि इस खुद मुख्तारी को मुमकिन किया जा रहा है, क्योंकि इसमें आईएमएफ का नाम लग गया है ना, इसलिए बस हो गया जी, बेच दिया जी का। यार कितने पैसे लिए हैं, को मुआयदा हुआ है, इतने अरब डॉलर में इमरान खान ने बेच दिया, जेब में डाल लिए, ये किसी और वजीर ने बेच दिया। ये क्या है यार, कुछ थोड़ा सा खुदा का वास्ता उन एंकर से भी, सोशल मीडिया से भी कि थोड़ी सी स्टडी कर ले करें। अच्छा, आईएमएफ का प्रोग्राम तो 3 साल में खत्म हो जाएगा और इमरान हुकूमत कह रही है आइंदा हम नहीं लेंगे। पहले उन्हें लेना पड़ा माजी के फैसलों के बायस, लेकिन वो तो इसी एजेंडे के तहत आए कि आईएमएफ से जान छुड़ाएंगे। लेकिन इसको समझिए, वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि कैसे जान छुड़ाएंगे। अब अगर ये अगले 3 सालों के बाद, लंबे अरसे का प्लान है, 15, 20, 25 साल बाद पाकिस्तान में मुआशी खुद मुख्तारी आती है, तो आईएमएफ के फायदे में कैसे जाएगी? वक्ती तौर पे आपको लग रहा है ना कि 3 उनकी शर्त है, इसको समझिए। अच्छा, अपोजिशन ने खुद ये बारहा कहा जी, जो मैं मतलब आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि जी वो नैब और एफआईए कार्रवाइयां ना करे। अब यहां हो रहा है तो वो उनको कुछ और चीज नजर आ रही है। अच्छा, अब मजीद इसमें कुछ चीजें वाज़ा करने की हैं, वो जरा समझ लीजिए। वो ये है कि गवर्नर की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 की बजाय 5 साल अब की जा रही है, कंसिस्टेंसी लाने के लिए। पहले ये होता था जी, एक गवर्नर, फिर दूसरा गवर्नर, फिर तीसरा गवर्नर, ये पसंद नहीं है, ये बात नहीं मान रहा, बदल दो। मुद्दत भी 3 साल थी, अब उसकी मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल, ताकि उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी आए, उसकी पॉलिसियों में एक कोहेरेंस आए, जो पीछे से वो पॉलिसियां लेके चल रहे हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी तो 5 साल के लिए आता है ना, ठीक है जी। आर्मी चीफ की भी कुछ ना कुछ थोड़ी मुद्दत है, चीफ जस्टिस की भी एक मुद्दत है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी मुद्दत है, नैब के चेयरमैन की एक मुद्दत है। इसकी भी मुद्दत को उन्होंने कंसोलिडेट किया है। पहले नहीं कि यक जुम्बश कलम इसे कोई हटा दे, 3 साल से पहले भी लोग हटा देते रहे हैं, लेकिन अब इसकी मुद्दत ही 5 साल की जा रही है। लेकिन सदर को इख्तियार हासिल है, सदर के भी अंडर रखा हुआ है, पार्लियामेंट में भी सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का भी किरदार है, वो आगे बता रहा हूं। गवर्नर को हटाया जा सकेगा सदर, लेकिन ये नहीं कि वहां पे भी फौरन कोई भी बन जाए सदर और हटा दे, कोई रफीक तारड़ जैसा सदर आ जाए, या कोई वो क्या अपने कराची के ममनून साहब थे वैसे आ जाए वो, ठीक है, जो कि जाती मुलाजम हो और वो फौरन हटा दें इसाक डार की काल में या नवाज शरीफ। उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नर की संगीन गलती के हवाले से फैसला देगी, ठीक है। अदालत में जाया जाएगा कि ये मामला किया है जनाब गवर्नर साहब ने, इनको हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट उसका फौरी फैसला करेगी, और अगर गलत होगा तो उनको हटा देगी, नया बंदा आ जाएगा, मंजूरी दे देगी। इसमें कोई कतन ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर वो शोर करें। अच्छा, ये अब सारा मामला हो गया, इस्लाहात क्या है, तरमीम क्या है। अब कुछ चीजें मैं आपको झटके स्टाइल में समझाने की कोशिश करता हूं। मैं जरा खुले जहन का आदमी हूं, पेंडूस आदमी हूं, आपके सामने मैं चीजें रखने लगूं। वैसे मैं एक लिबरल, मतलब मुझे नहीं पता किस सेंस में आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैं खवातीन के राइट्स का, सारी चीजों का बड़ा कायल हूं, घर में भी बड़ी बराबरी की सतह पे चलता हूं, अपनी बेगम से भी डरता हूं, मतलब ये नहीं कि, लेकिन बहरहाल मिसाल के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अब घर का निजाम कुदरत ने अगर मर्द को दिया है, ठीक है, हम मशरकी अपनी सोसाइटी के में एक मिसाल ले लेते हैं, उसमें ये कहा गया जी कि आपने ये निजाम चलाना है और आपकी बेगम ने, आपकी वाइफ ने ये निजाम। अब जरा एक मिसाल में समझें, अब घर का किचन खातून खाना के हवाले है। अब
आप घर के सरबराह हैं, जैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो गया, और बेगम को आप समझ लें कोई भी इदारा है, गवर्नर स्टेट बैंक है, आर्मी चीफ है, चीफ जस्टिस है, कोई भी और जो उसके अंडर मतलब आ रहा है। आईनी इदारों को छोड़ दें, चलें मैं आर्मी की मिसाल ही ले लेता हूं कि वो चलें उसका एक दूसरा पार्ट है ना, उसका हिस्सा है, चले बेगम नहीं कहते, पार्टनर कह लेते हैं। घर में अब आप ये मिसाल लें कि ऑटोनोमस देने के ऑटोनोमस भी दिया ना कि किचन के फैसले आप करेंगे, ठीक है। अब घर का सरबराह तो प्राइम मिनिस्टर की तरह जो है वो मियाँ फर्ज करें। अब अगर हम ये कहें नहीं जी घर का सरबराह तो मियाँ है, उसी को सारे फैसले करने चाहिए, तो ठीक है, लेकिन घर के किचन के अंदर जो कुछ हो रहा है, किचन में खातूने खाना हांडी पका रही हैं, चलें इस हद तक वो आपसे राय ले लेंगी कि आज क्या पकाया जाए, ठीक है जी, बिल्कुल आपकी भी राय आ गई। अब वो पुकार रही हैं, आप साथ जाके खड़े हो जाएं, इसमें यार ये 2 चम्मच नहीं 3 चम्मच नमक डालो, और यार इसमें मिर्चें थोड़ी कम करो, यार ये पुदीना नहीं इसमें जरा धनिया डालो। आप उनके सर पे खड़े होके उनके मामलात में मुदाखलत करेंगे तो क्या होगा, बताएं ना क्या होगा, झगड़ा होगा, घर नहीं चल पाएगा। यही मामला इस स्टेट बैंक के मामले में भी चल रहा है, और यही मामला मुनाफिकत इंतहा देखें कि वो दूसरी तरफ वो ये कहते हैं जी आर्मी को अंडर लेके आए जी, आर्मी जवाबदेह हो जी उनके, देखें जी पीएम तो उनकी मानता है, उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पीएम तो उस एजेंडे में जा रहे हैं कि ऑटोनोमस बाकियों को भी बनाएं। आपको एतराज है ना, फौज ये इंडिपेंडेंस से फैसले करती है, उसकी कुछ रीजन है, उनके अपना अंदर अपना एक सिस्टम है, वो पार्लियामेंट को भी जवाबदेह हैं, आते हैं यहाँ पे बात करते हैं। इसी तरह से इनको पार्लियामेंट के सामने भी जवाबदेह होना पड़ेगा। पार्लियामेंट में इनकी सालाना रिपोर्ट भी आएगी, ठीक है। जब ये किसी ने नहीं बताया, पार्लियामेंट में सालाना रिपोर्ट आएगी, पार्लियामेंट से सालाना रिपोर्ट का अप्रूवल होगा। मकसद इसका यह है कि उस शोहर की तरह जो बीवी के किचन में घुस के बार बार ये कहेगी हांडी में ये कम डालो, ये ज्यादा करो, इस तरह से कोई वजीर खजाना कॉल करके गवर्नर को नहीं ये कहेगा ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो। वो अपनी मर्जी से उसकी बेहतरी के लिए काम करेगा। आप सोच समझ के लगाएंगे ना, तो जैसे आप बीवी के ऊपर अपनी ट्रस्ट करेंगे या पार्टनर के ऊपर करेंगे, आपको यहां पे भी करना पड़ेगा। वो खाला जी का वेड़ा नहीं कि बाहर से कोई बंदा आएगा और मुल्क बेच के चला जाएगा और IMF को भेजेगा और पीछे कुछ भी नहीं होगा। उसके ऊपर एक प्रॉपर जो है चेक रखा गया है। दूसरी एक और मिसाल मैं आपको समझाता हूं, अगर इससे भी बात समझ नहीं आ रही तो। बजाय क्योंकि लग रहा है ना गुज़श्ता 2.5-3 वर्षों से कि चीजें बिगड़ रही हैं, मोहतरम चीजें अगर गलत तरीके से चलाई जाए ना तो फिर उनको जब ठीक करना है ना तो पहले बिगड़ी हुई लगती हैं। एक दो मिसालें देता हूं मैं। जैसे कोई चीज अगर गलत जोड़ दी जाए, एक वो गेम हम खेला करते थे, वो बच्चे भी आजकल खेलते हैं, वो जिसमें एक कलर सामने सारे करने होते हैं, वो अगर गलत तरीके से जुड़े हो उसको पहले सारा खोलना पड़ता है। कोई भी अगर चीज है या कोई भी मशीनरी है, आप उसको चला तो लेंगे किसी तरीके से, ठीक है जी, एक मशीन है उसको वो दाएं तरफ चलना है, आप उसे उल्टी तरफ चला रहे हैं, आप पाकिस्तानी मुआशरे में वो रिजल्ट दे रही है। लेकिन जो बंदा आप चाहेगा कि यार उसको मैं सही तरीके से चलाऊं, पहले उसको वो खोलेगा। जब खोलेगा तो वो चीज खुल के सामने पड़ी होगी। 2-2.5 वर्षों में जैसी चीजें खुल गई हैं, नंगी हो गई सारी, आप कहेंगे जी इमरान खान ने सबको नंगा कर दिया जी। वो ठीक करने के लिए उसने पहले खोला है सारी चीजें, आप उसको दूसरे फेज में जोड़ना है। और ये भी मुमकिन है, मैं आपको बता दूं कि इस फेज में भी शायद ना जुड़ पाए। ये होता है, इसीलिए लोगों ने दुनिया में सदारती निजाम के तजर्बे किए, जमहूरी निजाम में भी ऐसे निजामों के तजर्बे किए जहां पे जो है वो इस तरह का सिस्टम नहीं रखा गया, बल्कि कुछ कंसिस्टेंसी आई। अमेरिका की मिसाल देख लें, यहां पे 2-2 टर्म्स एक पार्टी ने पूरी की, फिर वहां पे चीजें बेहतर हुई आहिस्ता आहिस्ता। यहां पे अगर आप ये कहते हैं कि ऐसे कोई झंडी हिलाएगा और काम बेहतर हो जाएगा, तो माजी में तो 2 टर्म अगर नहीं भी वो लगा सके तो 3-3 4-4 मरतबा तो वो आए हैं, कुछ ना कुछ इन्हें टाइम मिला है। लेकिन उन्होंने वक्ती फैसले किए, लोगों को खुश करने के लिए नोट छाप जो दी, लोगों की कंजम्पशन बढ़ा दो जी, तरक्याती मंसूबे लगा दो जी, और उसके बाद कर्जा लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। और उसके बाद एक बंदा आके अगर ये मामला सीधा करने की कोशिश करे तो आप उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दें। तीसरी मिसाल मैं फिर देना चाहता हूं, कपड़े गंदे हो चुके हैं, फटे पुराने हैं, अब नए कपड़े पहनाने हैं। नए पुराने कपड़े बदलने और नए कपड़े पहनाने से पहले एक स्टेज आती है जब बंदा नंगा हो जाता है। जरा खुल के समझा रहा हूं, तो अभी हम नंगे हुए हैं, पुराने कपड़े उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी वो स्टेज है। अभी हम नए कपड़े पहन लेंगे इंशाल्लाह, और नए कपड़े पहन के दुनिया में फिर इज्जत के साथ जो है वो गुजारा करेंगे। ये मैं थोड़ा वजाहत के साथ, चलें एक और बात समझा देता हूं आपको, इस तरह से समझ लीजिए। पहले तो मैंने पूरी कोशिश की कि उस तरीके से, वो भी खैर इसको खत्म करते हैं, इस वीडियो को, थोड़ी ड्यूरेशन ज्यादा हो रही है। देसी घी कहते हैं ना जी, देसी घी अब साइंस भी कहती है बाकी जी इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अब डालडा घी की आदत हो गई है। डालडा घी खाते खाते एक दिन अगर आप देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, पेट खराब होगा डेफिनेटली। है तो वो जिस्म उसको कबूल नहीं कर रहा ना, तो पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी सोसाइटी भी इन इस्लाहात को कबूल नहीं कर रही। इसलिए नहीं कर रही कि पेट खराब होने का खतरा है, लेकिन पेट वक्ती तौर पर खराब होगा। उस डालडा से जान छूटेगी आने वाली नस्लों की, आने वाली नस्लों का सोचें। थोड़े वक्त के लिए ये जो मुश्किल वक्त आपको नजर आ रहा है, इसको बर्दाश्त करें। इसलिए मैं इसको एक दलेराना फैसला कहता हूं। ये एक दलेराना फैसला है जो इलेक्शन जीतने के लिए नहीं है,
ये फैसला कौम का मुस्तकबिल संवारने के लिए है, और ये फैसला मेरे ख्याल में सिर्फ इमरान खान ही कर सकता था। इसके पीछे खड़े हो जाइए, इस फैसले को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इससे पहले जितने भी हुए हैं ना, वो उसे डंग टपाऊ फैसले हुए हैं। एक अच्छा लफ्ज कि डंग टपाओ जी, आज डंग टपा दो बस किसी तरीके से ना, मतलब कोई भी यार मतलब जुगाड़ लाओ, जुगाड़ ला के अभी तक काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और आइंदा आने वाली नस्लों के ऊपर बोझ 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 डालते जा रहे हैं। अभी देखें क्या हुआ, इमरान ने कहा था ना कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, बड़े उसने दावे किए थे, जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? स्टार्ट में यही वजह थी कि जाते जाते पहले 2.5 साल उन्होंने अपनी ग्रोथ नहीं दिखाई, आखिर पे ग्रोथ दिखाने के लिए उन्होंने महंगे कर्जे भी लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लगाए, और सब कुछ आने वाली हुकूमतों के ऊपर छोड़ के चले गए। आईपीपीएस के मुआहदों को देख लें, बिजली के वाले से बाकी चीजों को देख लें, जहां खोलेंगे जेड़ा कटो वही लाल वही निकलेगा। ये तो अभी सिर्फ एक सेक्टर की बात है, वीडियो लंबी हो रही है। उम्मीद है कि मैं किसी हद तक आपको ये सारी चीजें समझाने में जो है वो कामयाब हो पाया कहूंगा, और सफे भी शायद मैंने सारे जो है वो पढ़ ही दिए हैं। तो ये बहरहाल मामला पार्लियामेंट के अंदर आएगा, आप नोक पलक संवारें उसकी, वहां पे उसको बेहतर करें किसी चीज के ऊपर एतराज है। इस तरह से हवा में बातें करना कि ये मैं को बेच दी और फलां, ये चीजें गलत है। वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करना है आपने। अल्लाह हाफिज।